एक बार फिर से केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर जगदीश चंद्रा फिर से एक बार आपके लिए फर्स्ट असाइन में नया वीडियो लेके आया हूँ। इससे पहले वीडियो में मैंने कैसे कोलाइडल विलयन का निर्माण किया जाता है, कैसे उनका शुद्धिकरण किया जाता है, इस पर बात कर चुकी हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं कोलाइडल विलयन के गुण। तो बच्चों, जैसे कि हम देख रहे हैं इस चैप्टर में पूरा थ्योरेटिकल है, लेकिन मेरा मानना है ये थ्योरेटिकल चैप्टर को हम कंसेप्ट वाइज अगर पढ़ रहे हैं तो हमें कोई रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी वीडियो को हम ध्यान से देखें और बड़े प्यार से इसको समझें, तो फिर कभी भी आपको उसको रटने की या फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्ज़ाम तक। तो ध्यान से मेरे वीडियो को अंत तक देखेंगे और सारी वीडियो देखेंगे तो इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए या कंपटीशन के लिए या कभी आगे भी जहाँ पर भी आपका क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का मेरा नया टॉपिक कोलाइडल विलयनों के गुण। तो कोलाइडल विलयन के गुणों की बात करते हैं। जो कोलाइड्स हैं तो पहले तो हम बात करेंगे इसके भौतिक गुण की। तो भौतिक गुण की बात हम करते हैं तो भौतिक गुण में सबसे पहले आता है कि जो कोलाइडल विलयन होते हैं विषमांगी होते हैं। तो जो इनके कण होते हैं वो समान रूप से पूरे विलयन में इस तरह से डिस्पर्स नहीं जाते हैं, लेकिन इसलिए इसको हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण इसका होता है। और दूसरा, प्रकृति देखें इसकी या आकार देखें। आकार इसकी जो कोलाइडल कणों का आकार होता है वो हमें पता है, ये है आपका 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर्स। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं भौतिक गुण, पहले किस गुण की बात कर रहे हैं? भौतिक गुण की। तो विषमांगी मिश्रण ही होता है और जो इसका आकार होता है इनका कोलाइडल विलयन के कणों का होता है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। तो इसी आकार डायमीटर पे हम बात कर रहे हैं शुरू से कि इस कण में हमको लाने के लिए चाहे हमें किसी की हेल्प लेनी पड़े या इस कण को हमने पहले से अचीव कर रखा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कोलाइडल कण या कोलाइडल विलयन। जिस विलयन में कणों का आकार ये होगा। अब बात करते हैं इसके विजिबिलिटी का। मीन्स अगर हम विजिबिलिटी देखते हैं तो नग्न आँखों से हमें इसके कण दिखाई नहीं देते हैं। जो ये कणों का आकार है सूक्ष्मदर्शी से में भी दिखाई दे, नहीं तो उससे भी नहीं दिखाई देता। तो हम बात करते हैं जब इसमें लाइट डालते हैं, लाइट स्कैटरिंग करते हैं लाइट की, तभी हमें इसके कण दिखाई देते हैं। और नग्न आँखों से तो बिल्कुल भी इसके कण हमें दिखाई नहीं देते हैं। अब दूसरा इसका भौतिक गुण है अणुसंख्यिक गुण। दूसरा क्या है? अणुसंख्यिक गुण। बहुत महत्वपूर्ण है अणुसंख्यिक गुण। अणुसंख्यिक गुण हमने विलयन चैप्टर में पढ़ा है। अगर आप इसको आपने नहीं पढ़ा है तो इसको जरूर विलयन चैप्टर में मैंने वीडियो डाल रखा है, उस पर जरूर आप देखिए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज विलयन की क्या होती है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो निर्भर करती है, जो अणुसंख्यिक गुण जो निर्भर करता है विलयन का, वो निर्भर करता है कणों की संख्या पर। तो कणों की संख्या की बात हम करते हैं। ट्रू विलयंस में कण बहुत छोटे छोटे हैं तो अणुओं की संख्या उसमें क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो वहाँ पर तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत हाई होती है। लेकिन कोलाइडल कणों कैसे बनेंगे? ये जो छोटे छोटे कण ट्रू सॉल्यूशन के जब चिपक के बड़े अणु बनते हैं, इस आकार में आते हैं, तो कणों की संख्या क्या हो जाती है? विलयन में कम हो जाती है। तो ऑब्वियसली अणुसंख्यिक गुणधर्म कोलाइडल विलयन का क्या होगा? कम होगा। अणुसंख्यिक गुणधर्म जैसे हम बोलते हैं परासरण दाब और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक अवनमन और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक उन्नयन। तो ये सब में कोलाइडल विलयंस में अणुसंख्यिक गुणधर्म क्या होते हैं? इसमें कमी पाई जाती है। और इसके बाद अगला है प्रकाशीय गुण। प्रकाशीय गुण है, प्रकाशीय गुण में एक महत्वपूर्ण है आपका टेंडल। वैज्ञानिक टेंडल ने इस प्रकाशीय गुण की विवेचना की थी अपने एक एक्सपेरिमेंट से। उनने लाइट डाला था कोलाइडल सॉल्यूशन पर, तो लाइट से देखा कि जिस रीजन में लाइट पड़ रही है उस रीजन में कोलाइडल कण हमें मूवमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं या उस रीजन में दिखाई दे रहे हैं। तो किसकी वजह से हुआ? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो स्कैटरिंग लाइट के स्कैटरिंग होने से हमें वो क्या होते हैं? उस रीजन में दिखा देते हैं। इसका एक सिंपल सा उदाहरण भी मैंने आपको बताया था पहले भी। अगर सुबह अगर आप दरवाज़ा खोलते हैं और धूप पड़ रही होती है घर के अंदर, तो एक खिड़की से अगर धूप आ रही है तो उस खिड़की के रीजन में धूप केवल पड़ती है, तो आप थोड़ा धूल झाड़िए या थोड़ा सा चादर झाड़ लीजिए, उसमें देखते हैं कि उस रीजन में आपको छोटे छोटे कण बहते हुए दिखाई देते हैं। और जहाँ पर आपका धूप नहीं पड़ रही है, जहाँ पर सन लाइट नहीं पड़ रही है,
वहाँ पे कोई भी कण दिखाई नहीं देते। इसका मतलब क्या है, उन कणों पे लाइट की स्कैटरिंग हो रही है, मीन्स वो कोलाइडिक कण है और उनसे लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखाई दे रहा है। तो इस टेंडर प्रभाव पर भी मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इस पर आगे मैं बात करूँगा। और उसके बाद करते हैं बात गतिज गुण, मूवमेंट, मोशन, डेफिनेट। जो कोलाइडिक कण होते हैं इनका स्थायित्व तभी है जब इनके कण जो है विलयन में कंटिन्यूसली क्या करें, मूव करें। अगर एक मूव करना बंद कर देंगे तो क्या होगा, इनमें गुरुत्वाकर्षण बल काम करने लग जाएगा, एग्रीगेट होंगे तो ये सेटल डाउन हो जाएगा। तो इनका स्तर तभी है कोलाइडिक कणों का जब ये कंटिन्यू क्या करें, मूव करें। अगर मूव नहीं कर रहे हैं, ये मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, जिग जैग मोशन नहीं कर रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम है। तो ये कंडीशन हमें देखनी है। तो ये ब्राउनी गति, रॉबर्ट ब्राउन जो बॉटनिस्ट हैं, उनने इस गतिज गुण जो कोलाइडिक कण का वो खोजा था या उस पर बात करी थी। और उन्होंने ये कहाँ से पाया, एक कंसेप्ट उन्होंने कहाँ से लिया था, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को उन्होंने वाटर में डिस्प्लेस किया था। इस पर आगे जाके मैं फिर डिटेल में बात करने वाला हूँ, तो आगे इसको पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। अब अगला है वैद्युत गुण, बहुत महत्वपूर्ण है वैद्युत गुण। वैद्युत गुण कोलाइड कणों पर होता है। कोलाइडिक कणों का जो कण होते हैं जो विद्युतीय आवेश युक्त होते हैं, और उनके कई कारण भी हैं आवेश युक्त क्यों होते हैं। कोलाइडिक कण विद्युतीय आवेश युक्त होते हैं, इन पर पॉजिटिव या निगेटिव। तो सॉल या तो जो कोलाइडी विलयन या तो पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, पॉजिटिव या निगेटिव आवेश होता है। किसी कोलाइडी विलयन में सभी कोलाइडी कणों पर समान विद्युत आवेश होता है। तो समान विद्युत आवेश होगा, जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव भी होंगे। कुल मिला के कोलाइडी विलयन क्या होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए, तथा परिक्षेपण माध्यम पर इसके विपरीत तथा मात्रा के बराबर आवेश होता है। विपरीत जो आवेश होगा बराबर आवेश होंगे, या पॉजिटिव निगेटिव जो होंगे बराबर होंगे। इस प्रकार पूर्ण विलयन विद्युत उदासीन होता है। इसलिए जो विलयन होता है कोलाइडी विलयन हमेशा क्या होता है, उदासीन होता है, लेकिन आवेश इस पर जरूर होगा। जैसे कुछ उदाहरण है, और कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी आपको पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। पॉजिटिव सोल, पॉजिटिव सोल देखिए, पॉजिटिव सोल एल्यूमिना Al2O3.XH2O, क्रोमिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, हीमोग्लोबिन Hb, टाइटेनियम ऑक्साइड और रंजक सारी। ये कुछ उदाहरण हैं पॉजिटिव सोल जो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक सोल होते हैं। और ऋणात्मक सोल की बात हम कर रहे हैं, ये है आपका नेगेटिव सोल। नेगेटिव सोल की बात हम कर रहे हैं, ये आपका नेगेटिव सोल है। नेगेटिव सोल के उदाहरण है धातु के, जितने भी धातु होते हैं उनके जो भी कोलाइडी विलयन बनता है या सॉल बनता है, जैसे गोल्ड, कॉपर, प्लेटिनम, सल्फर सल्फाइड की हम बात करते हैं, आर्सेनिक सल्फाइड, एंटीमनी सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड और अम्लीय रंजक, और हम कह सकते हैं स्टार्च, गोंद, जिलेटिन, चारकोल। ये सब क्या है आपके ऋणात्मक सॉल बनाते हैं, ऋणात्मक कोलाइडी विलयन बनाते हैं, या नेगेटिव सॉल इसे हम कहते हैं। तो इनको विशेषकर आप ध्यान में रखिए, ये याद करने वाली चीज़ें हैं। ये आपके फ्यूचर में भी काम आ सकती है, कंपटीशन एग्जाम में भी काम आ सकती है, बोर्ड एग्जाम में तो आने है। अब बात करते हैं कि जो ये कोलाइडी विलयन है ये विद्युतीय आवेश युक्त तो होता क्यों है, क्यों इन पर आवेश आ जाता है, जिस पर हम बात करते हैं। देखिए, कोलाइडी कणों पर आवेश का कारण, क्या कारण है कोलाइडी विलयन पर आवेश का कारण। पहला कारण हम ये कह सकते हैं कि कोलाइडी मील के घर्षण के कारण, जब हम बड़े कणों को छोटे आकार में बदलते हैं, कोलाइडी कणों में बदलते हैं, तो उनको पीसते समय, जो उनको पट्टे में बीच में पीसते हैं चक्की में, मील में, तो तब घर्षण के कारण उनमें आवेश आ सकता है, आवेश आता है। और दूसरा कारण है धातुओं के विद्युत परिक्षेपण के समय कोलाइडी कणों द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, जब धातुओं का विद्युत परिक्षेपण करते हैं, विद्युत आर्क मेथड से उनको विलयन में लाते हैं, तो उस दौरान धातु क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए देखते हैं यहाँ पर हमने दिखा रखा है, जितने भी धातुओं के सॉल होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ये हमको विशेष ध्यान देना है। ये कंसेप्ट वाली चीज़ें हैं, अगर इनको हमने ध्यान से सुन लिया और देख लिया, इसके नोट्स बना लिए, फिर दोबारा कहीं आपको इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद है नेक्स्ट, अगला
बिलियन से आयनों का एडजॉर्प्शन, जो कोलाइडेड बिलियन है, बिलियन से आयनों का एडजॉर्प्शन, जो जैसे हमने कोलाइडेड बिलियन में विद्युत मिला दिया तो उसका क्या होता है, उससे आयनों क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है किसी कोलाइडेड बिलियन के ऊपर। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सॉल्ट का कण पॉजिटिव है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, क्योंकि उपस्थित विद्युत जैसे हम AlCl3 से मिलाते हैं तो एल्यूमिनियम आयन इसके ऊपर क्या होते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं। इसको ऐसे भी हम दिखा सकते हैं, देखिए ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ऑक्साइड, और इसके बाहर, और इसमें जब विद्युत मिलाते हैं हम मिलाते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्या मिलाते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड से यहाँ पे Al3 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, मीन्स जितने एल्यूमिनियम आयंस का क्या हो जाएगा, नेगेटिव लेयर पर एडजॉर्प्शन हो जाएगा, Al3 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, और यहाँ पे इतने ही क्या आएंगे आपके, क्लोरीन आएंगे। तो एक लेयर आपकी ये बन जाती है, और दूसरी लेयर क्या बन जाएगी आपकी, क्लोरीन आयन की, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। तो इसको इलेक्ट्रिक डबल लेयर भी हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक डबल लेयर। तो इस टाइप से ये सोल क्या होता है कि आपका है पॉजिटिव सोल होता है, पॉजिटिव आयन का एडजॉर्प्शन यहाँ पे हो जाता है। और ऐसे ही हम देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट विलयन में हम क्या मिलाते हैं, विद्युत KVR मिलाते हैं, तो तब क्या बनता है आपका नेगेटिव सोल। तब AgVr के बाहर, AgVr के बाहर आपके Vr नेगेटिव, Br नेगेटिव, Br नेगेटिव, Br नेगेटिव, Br नेगेटिव, Br नेगेटिव, Br नेगेटिव, इस टाइप से एडजॉर्प्शन हो जाता है नेगेटिव आयन का। तब तो ये सोल क्या बनेगा, ये तो बना आपका पॉजिटिव और ये बना आपका नेगेटिव, इस टाइप से सोल बनते हैं। इसमें कुछ और उदाहरण भी हम दे सकते हैं, और भी उदाहरण हमारे पास है, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। इसमें और उदाहरण भी हम देते हैं। और उदाहरण भी हमारे पास इसमें है, और उदाहरण हमारे पास है जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड है, FeOH होल थ्राइस, और इसमें FeCl3 डालते हैं तो यहाँ पर भी Fe3 पॉजिटिव, 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 मीन्स फेरिक आयंस का क्या होता है, एडजॉर्प्शन हो जाता है। तो इस टाइप से हम इसमें दिखा सकते हैं। इससे ऐसे हमारे बहुत उदाहरण हमारे पास हैं। अब बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण टॉपिक, अगला ये है वैद्युत कण संचलन। जैसे हम बात करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव सोल, डेफिनेट दो प्रकार के सोल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सोल बनते हैं कोलाइडेड बिलियन। अब कैसे हम पता करें कि सोल पॉजिटिव है नेगेटिव है। हमने बताया था कि आपके जो आपका हीमोग्लोबिन है पॉजिटिव सोल है, टाइटेनियम ऑक्साइड है पॉजिटिव सोल है। कैसे पता करें कि पॉजिटिव सोल है, हमें कोई पॉजिटिव आयन दिखाई तो देगा नहीं, या हम बोलते हैं आर्सेनिक सल्फाइड नेगेटिव सोल है, या स्टार्च नेगेटिव सोल है, या चारकोल नेगेटिव सोल है। तो कैसे इनको हम आइडेंटिफाई करें, तो उसके लिए एक वैद्युत कण संचलन इलेक्ट्रोफोरेसिस जो वाली बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और एग्जाम में मोस्टली ये पूछ जाती है, तो इसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडेड कणों को रखा जाता है, और जैसे ही वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इसको रखा जाता है तो जो विपरीत आवेश वाले कोलाइड होते हैं, कोलाइड के विपरीत आवेश के जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनकी ओर कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं, भागने लग जाते हैं। तो देखिए इसको कैसे, इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडेड कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर अभिगमन वैद्युत कण संचलन इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। मीन्स विपरीत आवेश के इलेक्ट्रोड की ओर जो गमन होता है कोलाइडेड कणों का, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस या वैद्युत कण संचलन। एक बार फिर देखिए, वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडेड कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर
अभिगमन विद्युत कण संचलन कहलाता है। विद्युत कण संचलन की सहायता से कोलाइडी कण पर उपस्थित आवेश की प्रकृति ज्ञात की जा सकती है। तो इससे हम जान सकते हैं कि हमारा जो कोलाइडी प्लेन है पॉजिटिव है नेगेटिव है। ये बहुत महत्वपूर्ण मेथड हमारे लिए हो जाता है विद्युत कण संचलन। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका कोलाइड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोलाइडी कण अपने से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर पहुंच जाते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं कोलाइडी सॉल्यूशन में, तो हम पाते हैं कि तुरंत प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। मीन्स अगर सोल आपका नेगेटिव है तो किस पे एनोड की ओर अभिगमन उनका स्टार्ट हो जाता है, और अगर पॉजिटिव है तो कैथोड की ओर उसके कण भागने लग जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, और जैसे ही उस पर पहुँच जाते हैं विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर पहुँच जाते हैं और अपना आवेश त्याग देते हैं, डेफिनेट न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और संयुक्त होकर क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। तो विलयन क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। आइए इस डायग्राम से मैंने आपको यहाँ पे समझा रखा है। एक यूट्यूब की हम यहाँ पे यूट्यूब एक कांच की नली लेते हैं और उसमें क्या भर देते हैं, कोलाइडी सॉल्यूशन। सपोज यहाँ पे मैंने क्या लिया है, आर्सेनिक सल्फाइड लिया है। तो आर्सेनिक सल्फाइड का नेचर नेगेटिव है पॉजिटिव है, इस पर हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं, देखिए पहले ये था, पहले हमने इसमें विलेन डाला, अभी यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करी है, तो यहाँ पे लेवल्स, इसमें जल है और जल में हमने क्या मिला दिया, सॉल्ट मिला दिया आर्सेनिक सल्फाइड। अब हमें आइडेंटिफाई करना है। तो पहले कंडीशन ये थी, और बाद में जैसे हमने पास करी इलेक्ट्रिसिटी, बाद में देखिए बाद में क्या हुआ, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो अब ये जो लेवल था, देखिए जो आपके कोलाइडी कण थे यहाँ पे दोनों साइड गमन चल रहा था कोलाइड का, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो अब गमन किसकी तरफ हो गया, टुवर्ड्स कोलाइडी कणों का गमन। कोलाइडी कण हम लिख सकते हैं अपने, कोलाइडी कण, ये कोलाइडी कण है, कणों का गमन हम दिखा रहे हैं। कहाँ की हो गया, एनोड की ओर। अगर एनोड की ओर गमन कर रहे हैं, एनोड पर एकत्रित हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपका जो कोलाइडल सॉल्यूशन था या जो सोल था वो सोल क्या था, नेगेटिव। इसका मतलब आर्सेनिक सल्फाइड क्या आपका नेगेटिव सोल है। तो सोल हमारा पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इस से हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे इस तरह से अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है, महत्वपूर्ण, आप देखते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, हार्डी-सुलज़ी का नियम। बहुत बार एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा जाता है या 1 मार्क्स में पूछा जाता है, जो भी है बहुत कॉमन है, जो कंपटीशन एग्जाम या हम कह सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हार्डी-सुलज़ी का नियम। हार्डी-सुलज़ी का नियम क्या है, यहाँ पे हम बात करते हैं कि स्कंदन क्षमता की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे जो कोलाइडी सॉल्यूशन है उसकी स्कंदन क्षमता किस पर निर्भर करती है, उस पर यह नियम है, किसी आयन मीन्स स्कंदन आयन की संयुक्ता जितनी अधिक होती है, मीन्स जितनी संयुक्ता अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी अधिक होती है। इस नियम को हार्डी-सुलज़ी नियम कहते हैं। पहली बात कि संयोजकता मीन्स जितनी ज़्यादा उसकी संयोजकता होगी उस आयन की, जितना ज़्यादा उसका अक्षर संख्या होगी पहले, तो उतनी ही उसकी स्कंदन क्षमता अधिक होगी। और ये नियम ये नियम क्या कहलाता है, हार्डी-सुलज़ी का नियम कहलाता है। तो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। या इसको कहले किसी कोलाइडी विलयन का स्कंदन करने में, किसी कोलाइडी विलयन का स्कंदन करने में, कोलाइडी विलयन का स्कंदन हो जाता है ना, स्कंदन करने में विद्युत अपघटय, जो विद्युत इलेक्ट्रोलाइट मिला जाता है, करने में विद्युत अपघटय मीन्स इलेक्ट्रोलाइट का वह आयन प्रवाही होता है जिस पर आवेश कोलाइडी कणों के आवेश के विपरीत होता है। मीन्स विद्युत अपघटय अगर कोलाइडी आपका नेगेटिव है तो जो विद्युत अपघटय से पॉजिटिव आयन क्या होगा, प्रवाही होगा, उसको स्कंदित करने के लिए। विपरीत आवेश, जैसे धनावेशित कोलाइडी कण के प्रति ऋणायनों की स्कंदन शक्ति का क्रम अगर हम देखते हैं तो देखते हैं Fe(6) की ऑक्सीकरण संख्या -4 यहाँ पे आवेश आपको दिख रहा है, इज ग्रेटर देन PO4 3 नेगेटिव, ग्रेटर देन SO4 2 नेगेटिव, ग्रेटर देन Cl 1 नेगेटिव। संयुक्ता जैसे घटती गई हम देख रहे हैं, घटता हुआ क्रम देख रहे हैं, घटता हुआ ये क्रम है। ऋणावेशित कोलाइडी कणों के प्रति धनायनों की स्कंदन क्षमता का क्रम देखिए, Sn पॉजिटिव आयन के देखते हैं,
SN4 पॉजिटिव ग्रेटर देन एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव ग्रेटर देन Ba2 पॉजिटिव ग्रेटर देन Na1 पॉजिटिव। तो ये स्कंदन क्षमता किस पर निर्भर कर रही है? संयुक्ता पर। जो आपके इलेक्ट्रोलाइट है उस आयन की संयुक्ता पर, तभी ये स्कंदन क्षमता आयन भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, स्कंदन क्षमता आयन या स्कंदन आयन भी इसे कह सकते हैं। तो जितनी इसकी ज़्यादा संयुक्ता होगी उतना ही आपका स्कंदन क्षमता भी इसकी बढ़ जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के। अब देखिए अगला महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे पास क्या है जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, रक्सीकोलाइट। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मीन्स रक्सीकोलाइट क्या होते हैं? रक्सीकोलाइट वो होते हैं जो कोलाइट के स्कंदन को रोकता है। मीन्स अगर स्कंदन हो गया कोलाइट का तो फिर कोलाइट का क्या हो गया? खराब हो गया। कुल मिला के वो कोलाइट क्या हो गया? आपका अस्थायी हो गया या डिस्मिस हो गया। तो पहले बताया था कोलाइट क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। तो ये प्रॉब्लम द्रव जो विरोधी कोलाइट्स हैं उनके लिए होती है, क्योंकि जो द्रव विरोधी कोलाइट है इन्हीं को हम जो हम कह सकते हैं कि विद्युत अपटय मिला के या इसका स्कंदन हो जाता है, या हम कहते हैं तो हम देखते हैं कि जो द्रव स्नेही कोलाइट है ये तो अपने आप में एक रक्षक है, इनका कोई स्कंदन ऐसे होता नहीं है। लेकिन जो आपके द्रव विरोधी कोलाइट है ये अस्थायी है, इनका स्कंदन हो जाता है। तो इनके स्कंदन को रोकने के लिए जिसका उपयोग करते हैं हम, किसका उपयोग करते हैं? द्रव स्नेही कोलाइट का। हम देखते हैं कि अगर द्रव विरोधी कोलाइट है और उसमें थोड़ी मात्रा अगर हम अगर सपोज इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल भी दिया, अगर उसमें थोड़ी मात्रा हम क्या डालते हैं? द्रव स्नेही कोलाइट डालते हैं तो उसका स्कंदन रुक जाता है। तो जो द्रव स्नेही कोलाइट है वह उसमें उसके लिए क्या कर रहा है? रक्षक का काम कर रहा है। मीन्स प्रोटेक्ट कर रहा है उसको, उसका स्कंदन होने से, कोगुलेशन होने से उसको रोक रहा है। अगर कोगुलेशन हो गया तो खराब हो गया। तो इस तरीके से हम देखिए कुछ उदाहरण के साथ इसमें मैं बता रहा हूँ। किसी द्रव विरोधी सॉल्व में थोड़ी मात्रा में विद्युत मिलाने पर उसका स्कंदन हो जाता है, जबकि द्रव स्नेही सॉल्व का स्कंदन उसमें विद्युत मिलाने पर नहीं होता। चाहे द्रव स्नेही कोलाइट में विद्युत मिलाए ना मिलाए तो उसका स्कंदन नहीं होगा। इसका मतलब आपका जो द्रव स्नेही कोलाइट है वो चिरस्थायी है, ट्रू कोलाइट्स हम उसे कह सकते हैं। द्रव विरोधी में ये प्रॉब्लम आती है। यह द्रव विरोधी कोलाइट विलयन का स्कंदन रोकना है तो उसमें थोड़ी मात्रा द्रव स्नेही कोलाइट विलयन मिला देते हैं। अगर हमें द्रव विरोधी कोलाइट का स्कंदन को रोकना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, तो उसमें हम थोड़ी मात्रा द्रव स्नेही कोलाइट को मिला देते हैं। अर्थात द्रव स्नेही कोलाइट द्रव विरोधी कोलाइट का स्कंदन होने से रक्षा करता है। मीन्स यह रक्षण कहलाता है, मीन्स प्रोटेक्शन कहलाता है। तो डेफिनेट है उसको स्कंदन होने से उसके क्या कर रहा है? रक्षा कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो प्रोटेक्टर का काम क्या कर रहा है आपका? द्रव स्नेही कोलाइट्स। तो आइए इसका उदाहरण भी हम 2 दे दें, और एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है। जैसे काली स्याही बनाते समय जब काले ब्लैक इंक बनाते हैं तो ब्लैक इंक में आपका क्या है? कार्बन है। तो कार्बन के कण जो होते हैं धीरे धीरे करके क्या हो सकते हैं? स्कंदित हो सकते हैं। तो उसके स्कंदन को रोकना हमें है। अगर वो स्कंदित हो गए तो पूरी स्याही क्या हो जाएगी? आपकी खराब हो जाएगी। तो उसको स्कंदन रोकने के लिए उसमें हम क्या मिलाते हैं? बबूल का गोंद। बबूल का गोंद क्या एक द्रव स्नेही कोलाइट है, बबूल का गोंद मिला देते हैं तो आपके जो ब्लैक इंक उसमें कभी भी कोगुलेशन नहीं हो, स्कंदन नहीं होगा, आपकी स्याही खराब नहीं होगी। इसी प्रकार आइसक्रीम की बात हम करते हैं। आइसक्रीम आप बहुत खाते हैं, आपने आइसक्रीम देखा होगा, खाया होगा। अगर आइसक्रीम स्कंदित हो गया तो आप कभी ना खाएं उसको, उसकी ऐसी हालत हो जाएगी उसको आप कभी खाएं ही नहीं। तो आइसक्रीम में क्या ऐसी चीज़ मिलाई जाती है? आइसक्रीम में द्रव स्नेही कोलाइट जिलेटिन मिलाया जाता है। याद रखिए जिलेटिन, अगर जिलेटिन ना मिलाए तो आइसक्रीम आपकी खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए अगला उदाहरण, आइसक्रीम बनाते समय इसमें जिलेटिन मिलाया जाता है जो आइसक्रीम में उपस्थित दूध, बर्फ और शर्करा, जो उसमें चीनी या जो शुगर है उसके स्कंदन होने से रोकता है। दूध, बर्फ और शर्करा के स्कंदन होने से रोक देता है। तो आइसक्रीम हमें क्या मिलती है? फ्रेश मिलती है, क्वालिटी सोल में ही मिलती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, फिर मैं अगले टॉपिक पर बात करता हूँ। देखिए अगला बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हमारा है स्वर्ण संख्या, गोल्ड नंबर। स्वर्ण संख्या, गोल्ड नंबर, ये
बहुत बार एग्जाम पूछा था और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जनरली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम इससे पहले हम कर रहे थे रक्सिकुलेट की बात हम कर रहे थे, तो रक्सिकुलेट क्या होता है, द्रवसनी होते हैं। द्रवसनी कुलेट क्या होता है, रक्सिकुलेट का काम करती हैं। तो उसकी क्षमता पर एक है, और जिसको दिया था जिग्मोंडी ने। रक्सिकुलेट की रक्षण क्षमता की तुलना करने के लिए जिग्मोंडी, देखिए यह जिग्मोंडी नामक वैज्ञानिक ने स्वर्ण संख्या शब्द से परिचित कराया था। बहुत महत्वपूर्ण है, जिग्मोंडी नामक वैज्ञानिक ने इस शब्द से हमें परिचित कराया। किसी शुष्क द्रवसनी कुलाइट की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 मिली मानक गोल्ड सॉल्ट में डालने पर उसके स्कंदन को 10% NaCl बिलियन के 1 ml बिलियन द्वारा होने से रोक देती है, उस द्रव स्नेही कुलाइट की स्वर्ण संख्या कहलाती है। एक बार फिर मैं इसको दोहराता हूँ कि किसी शुष्क द्रव स्नेही कुलाइट की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 मिली मानक गोल्ड सॉल्ट के डालने पर या गोल्ड सॉल्ट में डालने पर उसके स्कंदन को 10% NaCl बिलियन के 1 ml बिलियन द्वारा होने से रोक देती है, उस द्रवसनी कुलाइट की स्वर्ण संख्या कहलाती है। द्रवसनी कुलाइट की रक्षण क्षमता की बात हम करते हैं, तो जैसे जैसे स्वर्ण संख्या बढ़ती है तो क्षमता कुलाइट, द्रवसनी कुलाइट की रक्षण क्षमता क्या होती है, घट जाती है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए घट जाती है। जैसे हम जिलेटिन हम ले लेते हैं, इससे पहले आइसक्रीम में जिलेटिन हम ले रहे हैं, तो जिलेटिन की जो स्वर्ण संख्या होती है बहुत कम होती है। देखिए जिलेटिन की स्वर्ण संख्या कितनी है, 0.005 से 0.01, और हीमोग्लोबिन की 0.03, और स्टार्च हम कहीं नहीं लेते हैं। स्टार्च आप रक्सिकुलेट के रूप में स्टार्च को हम कहीं लेते हैं, क्योंकि स्टार्च की जो स्वर्ण संख्या 25 है। तो ये मेरा लास्ट टॉपिक था। 2 टॉपिक जो ब्राउनिंग गति की हम बात करते हैं, जो रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, उसमें मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया। उसके नोट्स आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। टेंडल इफेक्ट मैंने बहुत बार आपको समझा दिया है, उसके नोट्स आप बना सकते हैं। इसी के साथ ही ये चैप्टर मेरा कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ सारे टॉपिक्स आप इसमें क्लियर करेंगे। बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, आपको कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ जाइए एक बार, बस दिल से पढ़िए, दिल से सुनिए, तो कोई ज़रूरत नहीं है इसके बाद आपको उसको दोबारा रटने की। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगला जो वीडियो होगा मेरा नया टॉपिक पे हो गया, नए चैप्टर पे होगा। नया टॉपिक नहीं, हम नए चैप्टर पे हम जाएंगे। तो आज के लिए इस चैप्टर को एंड करते हुए मैं आशा करता हूँ कि सारे वीडियोस अगर आपको पसंद आए, मेरा आज का वीडियो भी, इससे पहले की वीडियो भी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना प्लस लाइक करना। और अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।